मेरे पिता शहर में नालियां साफ करते थे, लेकिन मुझे एक महंगे स्कूल में पढ़ा रहे थे। कक्षा के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और शिक्षक भी मुझे पीटते थे। एक दिन मेरा मैट्रिक का परिणाम आया और मैंने बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त किए। ये देखकर मेरे सहपाठियों के माता पिता ने प्राचार्य से कहा कि यदि दीपक यहाँ पढ़ता रहा तो वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। प्राचार्य ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर मुझे स्कूल से निकाल दिया। ये देखकर मेरे पिता रोने लगे। तब मैंने अपने पिता से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब यही प्राचार्य साहब मुझसे मिलने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। ये सुनकर सब लोग मुझ पर हंसने लगे। लेकिन 12 साल बाद जब प्राचार्य सेवानिवृत्त हुए तो मैं हैरानी से देख रहा था कि मेरे बैग से हेडमास्टर साहब ने चोरी किया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया और फिर उन्होंने सबके सामने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जबकि मैं तो स्टाफ रूम गया ही नहीं था, तो फिर मैं उनका मोबाइल कैसे चुरा सकता था। जैसे ही अवकाश समाप्त हुआ, पूरे स्कूल में बच्चों की तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि किसी बच्चे ने प्राचार्य के कमरे से उनका मोबाइल चुरा लिया था। मैं तो पूरे समय अपनी कक्षा में ही बैठा रहा, क्योंकि सुबह मेरे पिताजी ने जो जेब का खर्च दिया था वह स्कूल पहुंचते ही मुझसे जुर्माने में ले लिया गया था, क्योंकि मैंने अपने फटे जूते नहीं बदले थे। ये सिलसिला पिछले 1 सप्ताह से चल रहा था, क्योंकि पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही इस महीने की तनख्वाह मिलेगी वे मुझे नए जूते दिला देंगे। मेरे जूते बहुत पुराने हो चुके थे और मेरे पैर के अंगूठे जूते को फाड़कर बाहर निकलते थे। पूरी कक्षा मेरे हुलिये पर हंसती थी, लेकिन मैं चुप रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी पूरी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगानी है, ताकि मैं पढ़ लिख कर ऐसा मुकाम हासिल कर सकूं जहां मेरा मजाक उड़ाने वाले खुद मेरी इज्जत करने को मजबूर हो जाए। वास्तव में मैं उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। कभी कभी जब दिल ज्यादा दुखी हो जाता था तो थोड़ी देर के लिए रो लेता और फिर सामान्य हो जाता। मेरा नाम दीपक है और मेरे पिताजी सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन मेरे सहपाठी और शिक्षक कहते हैं कि मेरे पिता शहर की नालियां साफ करते हैं। मुझे मेरे नाम से कम और या गंदगी साफ करने वाला कहकर ज्यादा बुलाया जाता था। मैं सामान्य बच्चों के गिलास से पानी नहीं पी सकता। मेरा अलग गिलास मेरे बैग में होता था और इसी तरह मैं किसी भी बच्चे के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता था। और ये सिलसिला अभी का नहीं, बल्कि सालों से चला आ रहा है। जब से मैंने स्कूल में प्रवेश लिया, मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना देखा था। उस समय भी मैं एक निजी स्कूल में अध्ययन करता और प्राचार्य बार बार मुझे बुलाकर कहते थे, अपने पिताजी से कहो कि वे तुम्हारे लिए उनकी स्थिति के अनुसार किसी और स्कूल का चयन करें, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता शिकायत करते हैं कि अगर दीपक स्कूल में रहा तो वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल जाता था, लेकिन मैं चुप रह जाता था। जब भी पिताजी साफ सुथरे कपड़े पहनकर मेरी फीस देने स्कूल आते थे तो प्राचार्य साहब यही कहते थे, दीपक को किसी और स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए, हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा खराब होती है। पिताजी हर बार चुपचाप लौट जाते थे। मेरे बाल प्राचार्य साहब के हाथ में थे और वे मुझे घसीटते हुए असेंबली हॉल में ले गए। अन्य कक्षाओं के बच्चे भी वहां जमा हो गए थे। तभी उन्होंने मेरे पिताजी को फोन करके बुलाया। बेचारे कांपते हुए स्कूल पहुंचे। डेस्क से टकराने की वजह से मेरे चेहरे पर सूजन आ गई थी और कई जगह की त्वचा छिल गई थी। मैं रो रो कर प्राचार्य साहब से कह रहा था, हेडमास्टर साहब मैंने चोरी नहीं की, लेकिन वे मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि अब वे मुझे किसी भी हालत में यहाँ नहीं रखेंगे। आज सुबह मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा मैट्रिक का परिणाम आया था और मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। मैं बाकी परीक्षा में सफल हुआ था और अब हम लोग इंटरमीडिएट की पहली कक्षा में बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे पिताजी कॉलेज पहुंचे, प्राचार्य ने मुझे धक्का देकर उनके पास फेंक दिया और कहने लगे, ले जाओ अपने इस घटिया बेटे को और इसे भी अपने साथ काम पर लगा लो। मैं कब से समझा रहा था कि इस लड़के के व्यवहार ठीक नहीं है। तुम इसकी पढ़ाई पर पैसे बर्बाद मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब देखो इसने कितनी नीच हरकत की है। स्टाफ रूम में जाकर इसने न सिर्फ मेरा मोबाइल चुराया, बल्कि एक अन्य शिक्षक का पर्स भी चुराने की कोशिश की। जब वे वॉशरूम गए थे तब इसे रवि ने देख लिया। रवि मेरे कक्षा शिक्षक थे
और मुझसे बेहद नाराज रहते थे। पिताजी अविश्वास से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा जख्मी चेहरा और होठों से बहता हुआ खून उनके दिल को तोड़ रहा था। मैं रोते हुए बोला, पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो आज ब्रेक में भी कक्षा से बाहर नहीं गया था, क्योंकि मेरी जेब खर्च तो हर समय किसी ना किसी जुर्माने में कट जाती है। मैं तो कई दिनों से कक्षा में ही बैठा रहता हूँ। पिताजी ने मेरी बात सुनकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और खुद रोते हुए प्राचार्य के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, सर कृपया मेरे बेटे को कॉलेज से ना निकालिए, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर इसने कोई गलती की है तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन प्राचार्य ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सुरक्षा गार्ड को बुलाने लगे ताकि वे हम दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल सकें। ये देखकर मैंने पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया और कहा, पिताजी रोइए मत, आज ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर इस कॉलेज से निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही लोग मुझसे मिलने के लिए समय मांगा करेंगे। ना जाने उस वक्त मेरी आवाज में ऐसा क्या था जिसे सुनकर पिताजी चुप हो गए, लेकिन बाकी लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने अपने आंसू पोंछे अपना स्कूल बैग उठाया और पिताजी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। पहले भी कई बार मेरी बेइज्जती सबके सामने की गई थी, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसने मेरे मासूम मन को अंदर तक झकझोर दिया था। घर पहुंचकर पिताजी चारपाई पर बैठकर रोने लगे और माँ ने मेरा हाल देखकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैंने उन्हें समझाया कि वे चिंता ना करें। कई दिनों तक मैं अपने घायल चेहरे के कारण घर पर ही रहा, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी ठीक हुई मैं सीधे अपने एक मित्र के पास पहुंचा, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था कि वह मेरी मदद जरूर करेगा। वह पिछले 6 महीनों से एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम कर रहा था और उसने मुझे कई बार कहा था कि डॉक्टर को किसी ऐसे लड़के की जरूरत है जो बीपी आदि चेक कर सके और मरीजों को संभाल सके। मुझे खुद भी शौक था कि मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मैंने पिताजी को तो नहीं बताया था, लेकिन दिल में ये सोच रखा था कि मैं नर्सिंग वगैरह कर लूंगा। मेरे इस दोस्त का नाम सुमित था और वह एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन अपने शौक के चलते वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के पास भी काम करता था। डॉक्टर उसके काम से इतना संतुष्ट हुआ कि उसने उसे अपने भाई के लिए दवा की दुकान मेडिकल स्टोर पर दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी पर रख लिया था। मेरा ये दोस्त बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। जब तक हम लोग साथ पढ़े उसने मेरी बहुत इज्जत की और अपने घर से मेरे लिए खाने पीने की चीजें भी लाता था। जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो वो गुस्से में आ गया और बोला, यार वह प्रिंसिपल तो सीधा यही चाहता था कि तू उस कॉलेज में ना पढ़े और कोई कारण नहीं है तेरे नंबर इतने अच्छे आए कि उनके बाकी छात्र उतने अंक नहीं ला सके। मैं भी इस बात को समझता था। खैर सुमित मुझे अपने साथ डॉक्टर साहब के पास ले गया। डॉक्टर का नाम विहान शाह था और वे विदेश से पढ़कर आए थे, इसलिए उनकी सोच आम लोगों से अलग थी। उन्होंने मुझसे कुछ जरूरी बातें पूछी और फिर कह दिया कि मैं कल से ही उनके क्लिनिक में काम शुरू कर दूं। अगले दिन मैंने दिवाली पर पहना हुआ पुराना कपड़ा निकाला जो माँ ने 2 साल पहले दिया था, उसे प्रेस करवाया और अच्छे से तैयार होकर क्लिनिक पहुंच गया। मैंने क्लिनिक की सफाई की, कूलर में पानी भरा, डॉक्टर साहब के कमरे की अच्छी तरह सफाई की और फिर वहां पहले से काम कर रहे एक वरिष्ठ लड़के के साथ बैठकर मरीजों को संभालने लगा। डॉक्टर साहब मुझे काम करते देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस वरिष्ठ लड़के को निर्देश दिया कि मुझे जल्द से जल्द प्रशिक्षण दिया जाए ताकि मैं भी मरीजों को संभालने लायक बन जाऊं। मेरे जिम्मे उनके घर से उनका खाना लाने की जिम्मेदारी भी थी। डॉक्टर साहब की एक बुजुर्ग घरेलू सहायिका मुझे खाना देती थी। डॉक्टर शाह की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन खाना उनकी माँ बनाती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि क्लिनिक में काम करने वाले चारों लड़कों के लिए उनके घर से ही खाना आता था। शुरुआत में मैं उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने से मना करता रहा। एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर मेरी परेशानी पूछी। मैंने उन्हें बताया कि मैं आम लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वे मुझे हिकारत की नजर से ना देखें या स्कूल की तरह मेरा मजाक ना उड़ाए। उन्होंने मुझे समझाया और भरोसा दिलाया कि यहाँ ऐसा कोई
माहौल नहीं है। मुझे वहाँ काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन जब मैं खाना लेने उनके घर गया तो उनकी बुजुर्ग सहायिका घबराई हुई सी दिखी और मुझे देखते ही बोली, दीपक बेटा जल्दी अंदर चलो, मैडम जी सीढ़ियों से गिर गई है। ये सुनकर मैं भागा भागा अंदर गया। उनके सिर से तेज खून बह रहा था। उस दिन डॉक्टर साहब को एक जरूरी मीटिंग के लिए सुबह ही बड़े अस्पताल जाना पड़ा था और वो अभी तक लौटे नहीं थे। मैंने तुरंत निर्णय लिया और फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। जब तक एम्बुलेंस पहुंचती मैंने प्राथमिक उपचार के तौर पर उनके सिर की पट्टी कर दी। मुझे जब ये पता चला कि उन्हें मधुमेह शुगर की बीमारी है तो मैंने तुरंत मशीन मंगाकर उनका शुगर लेवल चेक किया। उनका शुगर स्तर बेहद खतरनाक रूप से गिरा हुआ था। मैंने तुरंत सहायिका से कहा कि वे जूस बनाकर लाएं। करीब 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची। वहां मौजूद एम्बुलेंस कर्मियों ने भी ये देखकर सराहना की कि मैंने समय पर समझदारी और सूझबूझ दिखाई। मैंने घर के नंबर से ही डॉक्टर साहब को कॉल करके सूचित कर दिया था। वो घबरा गए और तुरंत उस अस्पताल की ओर रवाना हो गए जहां मैं उनकी माताजी को लेकर जा रहा था। जब तक डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे मैंने मैडम जी उनकी माताजी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा। डॉक्टर साहब अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि उनके पिता ने उनके बचपन में ही दूसरी शादी करके पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अगर दीपक ने समय पर जूस न पिलाया होता तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती, ये सुनकर वह मुझे गले लगाकर रोने लगे। मैंने पहली बार लोगों का ऐसा रूप देखा था जहां एक मामूली इंसान को भी इंसान समझा जाता है। मैं खुद भी डॉक्टर साहब के गले लगकर रो पड़ा। यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। डॉक्टर साहब और उनकी माताजी अब मुझे अपने बच्चों से भी अधिक स्नेह देने लगे थे। डॉक्टर साहब पहले से ही मेरी स्थिति से परिचित थे, लेकिन जब उनकी माताजी को मेरे बारे में सब पता चला तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई में रिकॉर्ड इतना अच्छा है तो ये पढ़ने योग्य बच्चा है। वे मुझे पढ़ाना चाहती थी। वह दिन मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी अंधे को अचानक दृष्टि मिल जाए। उन्होंने मेरा दाखिला करवाया और मैं बाकायदा कॉलेज जाने लगा। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे डॉक्टर बनने की बजाय ऐसा कोई ताकतवर पेशा अपनाना चाहिए जिसमें मेरे पास इतना अधिकार हो कि लोग मुझसे डरे भी और मैं उस पहचान से भी छुटकारा पा सकूं जो लोग मुझे एक सफाई कर्मी, गंदगी साफ करने वाला या नीची जाति के व्यक्ति के रूप में देते हैं। मैं चाहता था कि वे लोग भी मुझे सम्मान से देखें। कॉलेज से वापस आकर मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में काम भी संभालता था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूं। यह उन्हीं की दुआओं और मेहनत का असर था कि सेकंड ईयर में एक सफाई कर्मी के बेटे ने बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। मेरे माता पिता उनके बहुत आभारी थे और बार बार यही कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारे लिए कोई आम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते की तरह हैं। और यही सच्चाई थी। कभी कभी मैं सोचता कि जिस आश्रय में हमारे जैसे प्रिंसिपल रविशंकर होते हैं वही खुदा ने डॉक्टर अभिषेक जैसे नेक दिल इंसान भी पैदा किए हैं। मेरे मुझसे छोटे 3 भाई भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। मेरी सोच और समझदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक अच्छे माहौल में शिक्षा प्राप्त करने की वजह से मैं अब पूरी तरह से एक जिम्मेदार इंसान नजर आने लगा था। जब डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरे भविष्य के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें अपनी इच्छा बताई। वह मेरी बात सुनकर काफी देर तक हंसते रहे और फिर बोले, दीपक तुम असल में समाज में मिली अपमानजनक स्थिति का बदला लेना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे हाथ में शक्ति आ गई तो तुम भी उसी अत्याचारी व्यवस्था का हिस्सा बन जाओगे? मैं उनकी बात को बहुत देर तक सोचता रहा और सच कहूँ तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हो सकता है कि मैं लोगों से बदला लेते लेते खुद भी कठोर और अन्याय बन जाऊं। फिर भी उन्होंने मेरी इच्छा का सम्मान किया और मैंने एक अच्छे कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी सिफारिश से ही मैंने पुलिस विभाग में भर्ती ली। हालांकि मैंने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी और फिटनेस टेस्ट भी अच्छे से पास किया था, फिर भी ये सच्चाई है कि मुझे अंतिम चरण में सिफारिश की जरूरत पड़ी। मुझे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। मेरे साथ मेरे माता पिता की दुआएं थी और डॉक्टर अभिषेक की माताजी की दुआएं भी। डॉक्टर साहब मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। देखते ही देखते मेरे सामने सफलता के नए नए द्वार खुलते गए
और 10 सालों में मैं डीएसपी के पद पर आसीन हो गया। डॉक्टर अभिषेक ने कभी शादी नहीं की थी। उनकी माताजी दुनिया से विदा हो चुकी थी, लेकिन मेरी माताजी मुझे बहुत डांटती फटकारती थी। फिर भी मैं शादी के लिए राजी नहीं था। मेरे एक भाई ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, दूसरे ने इंजीनियरिंग की और तीसरे ने विदेश की एक कंपनी में आवेदन किया और किस्मत ने उसका साथ दिया। वह विदेश चला गया। मेरा सबसे छोटा भाई सेना में जाना चाहता था और मैं उसे कैडेट कॉलेज में पढ़ा रहा था। जिंदगी का सफर यूं ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे अब यह यकीन हो चला था कि अगर कोई मुझे मेरे अतीत से पहचान भी ले तो वह मेरी बदली हुई हालत को देखकर मुझ पर तंज कसने के बजाय मेरी हिम्मत और जरूरत की कहानी सुनाएगा। और यही सोचकर मैं मुस्कुरा देता था। मेरे माता पिता अब एक सुखद जीवन जी रहे थे। उन्हें देखकर मेरे भीतर एक गहरा सुकून उतर आता था। मुझे अब बार बार अपने बचपन में कही हुई उस एक बात पर आश्चर्य होता था कि मैंने गुस्से में बस एक बात कह दी थी और ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की कि वाकई मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वही लोग जो कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे अपमानजनक नामों से पुकारते थे, आज वह मुझसे मिलने के लिए मेरे कार्यालय के बाहर घंटों इंतजार करते थे। मेरी आदत थी कि मैं विभिन्न गांवों और इलाकों में खुली बैठकें लगाया करता था, जिनका मकसद ये था कि आम लोग भी मुझ तक सीधे पहुंच सकें और उनके छोटे छोटे मसले आसानी से हल हो जाए, ताकि मैं उनकी दुआएं ले सकूं। एक दिन मैं एक गांव में इसी तरह खुली बैठक लगाए बैठा था कि एक बुजुर्ग थके हारे मेरे सामने आ खड़े हुए। उनके बेटों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया था और उन्हें घर से निकाल दिया था। मैं उनकी शक्ल को गौर से देखने लग रहा था, जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। जब मैंने उनकी अर्जी पर उनका नाम पढ़ा तो एकदम मेरे मन में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का चेहरा उभर आया। वक्त जब बदलता है तो कैसे कैसे लोग मजबूर और लाचार हो जाते हैं, ये सोचकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे प्राचार्य साहब के साथ एक लड़की भी थी। उसने अपने पूरे शरीर को चादर से ढक रखा था, केवल उसकी आंखें दिख रही थी। वो उनकी सबसे छोटी बेटी कोमल रविशंकर थी, जिसे भाइयों ने जायदाद के साथ साथ घर से भी बाहर निकाल दिया था। मैंने अपनी टीम से कहा कि इस बुजुर्ग की अर्जी पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनके बेटों से उनका घर वापस दिलवाया जाए, और आगे भी अगर वे उन्हें परेशान करें तो उन्हें सख्ती से समझाया जाए। मुझे यकीन था कि मेरी टीम मेरे इशारों को भी समझ जाती है। मैंने उस वक्त अपने प्राचार्य रविशंकर साहब को शर्मिंदा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे जो भी रहे हो मेरे शिक्षक थे। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वे मेरी टीम के साथ घर चले जाएं। मेरे जवान उनके बेटों को अच्छी तरह समझा देंगे और यदि भविष्य में भी वे कोई समस्या खड़ी करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। ये सुनकर वे रो पड़े और हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद करने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी कमीज की जेब से कुछ मुड़े थोड़े नोट निकालकर मेरे सामने रख दिए और कहा, बेटा, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मान लो। उनकी ये हरकत देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। फिर चुपके से उनके कान के पास जाकर बोला, सर, मैं ये पैसे तो ले लूं, लेकिन फिर आपने कहीं आरोप लगाकर सबके सामने डांटना मारना शुरू कर दिया। तो मेरी बात सुनकर वे एकदम चौंक गए और अपनी आंखों को जोर से खोलकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी और धीरे से कहा, हेडमास्टर जी, मैं वही दीपक हूँ जिसका पिता गलियों में झाड़ू लगाता था और आप जैसे लोगों की नालियां साफ करता था। मेरी आवाज अनचाहे ही थोड़ी सख्त हो गई थी। ये सुनते ही मास्टर जी के चेहरे पर डर और शर्म की लकीरें उभर आई। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, मास्टर जी, घबराइए मत। ये बात बस आप और मैं जानते हैं कि हम एक दूसरे को पहले से पहचानते हैं। मैं जानता था कि उन्हें जरूर ये डर सता रहा होगा कि कहीं मैं सालों पुराना बदला उनसे ना ले लूं। फिर उनकी बेटी उन्हें लेकर वापस चली गई। मैंने अपनी टीम से विशेष रूप से कहा कि इन बुजुर्ग का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये शिक्षण से जुड़े रहे हैं और समाज में एक शिक्षक का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी उनके नालायक बेटे उन्हें कई बार पीटकर घर से बाहर निकाल देते थे और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने अपनी बहन को भी पिता के साथ घर से बाहर खड़ा कर दिया। उन बेटों में से एक कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था और एक निजी कंपनी में काम करता था और दूसरा बेटा एक निजी स्कूल का
प्रधानाचार्य था। मैंने उन्हें अलग में बुलाकर अपने तरीके से विशेष समझाया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वे दोबारा अपने पिता को परेशान नहीं करेंगे। मैं ये बात लगभग भूल ही गया था जब लगभग 15 दिन बाद अचानक मेरे एक कर्मचारी ने मुझे सूचना दी कि कोई सज्जन मुझसे मिलने आए हैं। उस समय मैं अपने निवास स्थान पर था। जब मैंने उन्हें अंदर बुलाया तो देखा कि वो वही बुजुर्ग और उनकी बेटी थी। उनके हाथों में फल और मिठाई थी और वे मेरा धन्यवाद करने आए थे। मैंने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया और अपनी माँ से भी कहा कि वे आकर उनसे मिले। प्रधानाचार्य महोदय मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और मुझसे माफी मांगने लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं क्या करता। उस समय मुझ पर दबाव भी था और मुझे डर भी था कि अगर तुम पढ़ाई में इसी तरह अच्छे अंक लाते रहें तो जो लोग हमारे नियमित दाता हैं वे नाराज हो जाएंगे कि हमने एक गरीब लड़के को उनके बेटे पर प्राथमिकता दी। इसीलिए मेरी मजबूरी थी कि उस दिन मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया और फिर तुम्हें कॉलेज से निकाल भी दिया। यह सारी बातें करते हुए उनकी नजर लगातार नीचे झुकी हुई थी। उनकी बेटी कोमल के चेहरे पर आज कोई नकाब नहीं था। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया ही थम गई हो। फिर मैंने आदरपूर्वक अपनी नजरें झुका ली। मैं नहीं चाहता था कि अपने शिक्षक की बेटी को टकटकी लगाकर देखूं। मैंने उन्हें और कुछ कहने से रोका और कहा, सर जी, उस दिन अगर आपने मुझे इस तरह अपमानित करके ना निकाला होता तो शायद मैं केवल एक साल तक अच्छे अंक ही लाता रहता, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना मेरे लिए असंभव होता। मैंने उन्हें डॉक्टर विहान शाह से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और ये भी कि ये सब उनकी और उनकी माताजी की कृपा से हुआ। मेरी माँ ने उस पिता पुत्री के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन मेरी माँ ने आग्रह किया और अंततः वे भोजन के लिए राजी हो गए। मेरी नजर बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। ना जाने क्यों ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। शायद मेरी माँ ने मेरी चोरी छिपे देखती नजरें पकड़ ली थी। माँ ने जब कोमल से पूछा कि उसने कितनी पढ़ाई की है तो उसने बड़े संयमित अंदाज में उत्तर दिया कि वह एमबीए के अंतिम वर्ष में है। माँ ने सीधे उसके पिता से पूछा, आपने अपनी बेटी की शादी की कोई बात पक्की की है या अभी तक ये अकेली ही है? तो प्रिंसिपल साहब ने चौंक कर मेरी माँ की तरफ देखा और फिर कहने लगे, अभी तो कहीं भी कोई बात तय नहीं हुई है, क्योंकि इसके भाई इसकी पढ़ाई पर होने वाले खर्च को ही फिजूल खर्ची मानते हैं। शादी की तो कोई सोच भी नहीं रहा। उनके लहजे में उस वक्त इतनी गहराई और सच्चाई थी कि मेरा दिल भी अचानक भर आया। एक पिता अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है, मैं इस बात को भली भांति समझ सकता था। मैं अपनी माँ की मंशा जानता था, इसलिए मैंने उन्हें आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता देखकर मैं चुप रह गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। बहुत सी लड़कियां खुद ही मुझसे शादी की इच्छा जता चुकी थी, लेकिन मैंने कभी किसी की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आए तो वो ऐसी हो जिसे मेरे अतीत की भी समझ हो। साथ ही मेरी एक विचित्र ख्वाहिश थी कि कोई भी मुझे मेरे अतीत के सहारे अपनाने की बात ना करे। वे लोग वहां तक रिक्शा में पहुंचे थे, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर से कहकर उन्हें सरकारी गाड़ी से उनके घर भिजवा दिया था। उस लड़की की गंभीरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनके जाने के बाद माँ फिर से पीछे पड़ गई और कहने लगी, दीपक, अब बस करो, अपनी जिद छोड़ दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाती रहूंगी। सारी उम्र काम करते करते निकल गई। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी जो मेरे पास बैठकर 2 पल सुकून दे देती। 4 बेटे दिए और चारों के चारों इतने निकम्मे हैं कि काम धंधा होते हुए भी अब तक कुंवारे बैठे हैं। माँ ने आखिर में एक पारंपरिक माँ की तरह रोना शुरू कर दिया। मुझे माँ की इसी आदत से डर लगता था। मैंने आखिरकार सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ दी और खुद को अलग कर लिया। रात को मैं अपनी स्टडी में बैठकर अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचता रहा। धन और पद इंसान की जाति वर्ग और उसकी तमाम कमजोरियों को ढक देता है। एक गहरी सांस भरकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे मेरी हैसियत से कहीं अधिक नवाजा। कुछ ही दिनों में माँ ने कोमल के पिताजी से बात की। उन्होंने तो जैसे पहले से ही रजामंदी दे रखी थी और तुरंत हाँ कह दी, लेकिन मैंने माँ से कहा
कि मैं कोमल से उसकी रजामंदी लिए बिना शादी नहीं करूंगा। फिर मैंने उससे बात की और अपने बारे में एक एक बात बता दी। उसके जवाब में उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मैंने पल भर में फैसला कर लिया कि यही लड़की मेरे नसीब की हकदार है। वो कहने लगी, भगवान ने आपको पहले कठिनाइयों से गुजारा ताकि बाद में आपको श्रेष्ठ चीजों से नवाजे। अब अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हैं तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। एक महीने बाद हमारी बहुत अच्छे से शादी हो गई। कोमल के पिता बड़े गर्व से लोगों को मेरा परिचय करवाते रहे कि ये मेरा बहुत ही मेधावी छात्र था जो आज अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं लोगों के चेहरे देखता रहा, मुस्कुराकर सबकी बधाइयां स्वीकार करता रहा। कोमल मेरी ओर देखकर शर्मीले अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मेरे माँ बाप और मेरे तीनों भाई बहुत खुश थे और मैं खुद भी बहुत संतुष्ट था। निसंदेह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ पालनहार है जो अपनी सृष्टि के हर दुख पर अपनी कृपा का मरहम अवश्य लगाता है। बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी का नैतिक संदेश मोराल ये है कि धैर्य, ईमानदारी और अच्छे इरादों से की गई मेहनत का फल ईश्वर जरूर देता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और क्लासिक टेलिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।